हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 9 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी के लिए फिर से 20 प्रश्न लाए हैं। जो एक सेट है 20 प्रश्नों का। 20 प्रश्न को देखने में आसानी रहती है, मात्र 10 मिनट में देख लेते हैं। इसी उद्देश्य से हमने ये लाया है। एक प्रयोग है हमारा। आज पार्ट 3 है, यानी कि तीसरा वीडियो है। आइए आपका समय नष्ट न करते हैं और शुरुआत हो जाती है। पार्ट 3 है, छपरा जेल में बंद कैदियों ने नंगी हड़ताल कब की थी। देखिए, छपरा जेल में कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए नंगी हड़ताल की थी। उनका कथन था कि हमें स्वदेशी वस्त्र चाहिए। अंग्रेज जो थे वो लंदन में बने हुए कपड़े या ब्रिटेन में बने हुए कपड़े उन्हें मुहैया करा रहे थे। इसी मांग के लिए पहले हड़ताल की। जब प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने मुहैया नहीं कराई तो उन्होंने नंगा रहना शुरू कर दिया। उसी को नंगा हड़ताल कहा गया। तो कब हुआ था या किस आंदोलन के समय हुआ था? 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन या 1857 के महान विद्रोह के समय। तो सही उत्तर है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह नंगी हड़ताल हुआ था। अगला प्रश्न है, चिंता के फूल किनकी रचना है? एक पुस्तक है चिंता के फूल, बहुत अच्छी पुस्तक है। कभी मौका मिले तो पढ़िए। किनकी रचना है? किनकी रचना है मतलब किन्होंने इसे लिखा था? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, रेणु यानी फणीश्वरनाथ रेणु, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। चिंता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। तीसरा प्रश्न है कि बिहार में विंध्यन चट्टान कहाँ पाए जाते हैं या विंध्य श्रेणी के चट्टान कहाँ पाए जाते हैं? गया औरंगाबाद, कैमूर औरंगाबाद, रोहतास औरंगाबाद, रोहतास कैमूर। देखिए, विंध्य श्रेणी के चट्टान जो हैं वो बिहार के 2 ही जिले में पाए जाते हैं। बिहार का नक्शा देखिए सबसे साइड में, कहाँ कहाँ है? तो रोहतास और कैमूर में। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक आर्द्र, आर्द्र मतलब वर्षा वाला जिला कौन है? आर्द्र बीपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है। इसी उद्देश्य से हमने इसको लिखा भी है, परीक्षा में पूछा भी एक आध बार। बिहार का सबसे आर्द्र जिला कौन है? कैमूर, किशनगंज, बांका, भागलपुर। तो किशनगंज सबसे ज्यादा जो आर्द्र जिला, वर्षा वाला जिला है वो किशनगंज ही है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि बिहार में जो सबसे पहले मानसून भी पहुंचता है वो किशनगंज ही पहुंचता है। और फिर किशनगंज से जब वो आगे बढ़ते जाता है तो उसके मानसून की जो दर होती है, ताकत होती है, वो घटते जाती है। ये भी परीक्षा में पूछता है प्रश्न कि बिहार में पूर्व से पश्चिम जाने के दौरान मानसून में क्या प्रभाव पड़ता है? कम जाता है। मानसून का प्रभावता जो है वो कम जाती है। पांचवा प्रश्न है कि बिहार में रेशम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन है? भागलपुर, बांका, कैमूर, किशनगंज। तो सही उत्तर है भागलपुर। बिहार में रेशम उत्पादन के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। और ऐसे भी भागलपुरी चद्दर का नाम आप सुने ही होंगे, तसर का कुर्ता सुने ही होंगे, वो सब भागलपुर में ही बन रहा है। एक समय में भागलपुर बहुत क्या कह सकते हैं, इस उद्योग क्षेत्र में अग्रणी जिला था। छठा प्रश्न है कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किन्होंने दिया? प्रकाश तरंग का सिद्धांत किन्होंने दिया? न्यूटन ने, हाइजेनबर्ग ने, हाइजेन ने, यंग ने। सही उत्तर है हाइजेन ने। हाइजेन ने प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियोधर्मिता किसमें नापी जाती है? रेडियोधर्मिता जो है वो किसमें नापी जाती है? कैलोरीमीटर, बैरोमीटर, पोलरीमीटर या गीगर मूलर काउंटर में। सही उत्तर है गीगर मूलर काउंटर में। रेडियोधर्मिता गीगर मूलर काउंटर में नापी जाती है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ये था 7 प्रश्न। अब आगे के फिर 7 प्रश्नों को देखते हैं। एक ही ध्यान रखिएगा कि इन प्रश्नों को हमने सुनियोजित रूप से सजाया, साइंस और लोकल। 5 साइंस, लोकल मतलब बिहार से, और 5 विज्ञान पूरी तरह से रखा है, क्योंकि साइंस और लोकल बहुत अच्छा पूछता है बीपीएससी वाले। तो अब देखते हैं आगे के प्रश्नों को। देखिए आगे के प्रश्नों को। 9वां प्रश्न कहता है कि क्रायोफाटिक या क्रायोफैटिक नामक शैवाल कहाँ उगते हैं? क्रायोफैटिक शैवाल कहाँ उगते हैं? बर्फ पर, समुद्र में,
सूखे पत्थर पर या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है बर्फ पर। बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्रायोफाइटिक शैवाल कहते हैं, या क्रायोफाइटिक नामक शैवाल जो होते हैं बर्फ पे उगते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्रायोफाइटिक कोई जरूरी नहीं कि कहेंगे, लेकिन क्रायोफाइटिक नामक जो शैवाल होते हैं वो बर्फ पर ही उगते हैं। अगला है गलत को चुने। गलत मतलब ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शनों में आपको गलत चुनना। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग, यानी कि समस्थानिक होते हैं, संभारिक होते हैं, तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के नाम अलग अलग है। बिल्कुल सही है, ऐसा है इसमें। अगला कहता है कि रेडियो सक्रिय तत्वों से बीटा कण उत्सर्जन होने पर समस्थानिक बनते हैं। बिल्कुल सही, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि पोलोनियम सबसे ज्यादा समस्थानिकों वाला तत्व है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं हैं जो किसी प्रोटॉन की स्थिति एवं उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है। यह भी सही है? नहीं, ये गलत है। तो यानी कि यही हमारा सही। एक्चुअली में यह प्रोटॉन की नहीं, इलेक्ट्रॉन की जानकारी देता है। किसके? इलेक्ट्रॉन की। यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन होता तो यह सही हो जाता। क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है, तो यह सही होता। लेकिन यहां क्या लिखा है? प्रोटॉन, तो यह गलत हो जाएगा। तो डी गलत है, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। निम्न में सुमेलित नहीं है, मतलब ये 4 ऑप्शन में है, इनमें सुमेलित कौन नहीं है? नवजीवन महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। मरहट्ठा या मराठा बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल सही है। वॉइस ऑफ इंडिया जीके गोखले, नहीं। वॉइस ऑफ इंडिया के जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने यंग वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्रिका छापा था। तो यहाँ पे जीके गोखले गलत है, बाकी सब सही है। 12वां प्रश्न है कि कलकत्ता नरसंहार, कलकत्ता नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? अबे भैया कलकत्ता नरसंहार क्या है? तो देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था ना, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सुने हैं ना। तो उस दिन कलकत्ता में एक ही दिन में लगभग 5 से 7 हजार लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये धार्मिक उन्माद के अधीन किया गया हत्या था। अब कौन किसको मारा से मतलब नहीं है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा लोग मारे गए। उसी को क्या कहा गया? कलकत्ता नरसंहार कहा गया। कलकत्ता नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? बेवेल, माउंटबेटन, लेनिलिथो, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बेवेल। बेवेल योजना फेल हुई, कलकत्ता नरसंहार हो गया। अगला कहता है कि भारत में रैयतवाड़ी प्रथा का जन्मदाता कौन था? भारत में अंग्रेजों ने अपने भू राजस्व नीति में बहुत सारे चेंजिंग किए थे, जिसमें एक था जमींदारी प्रथा, एक था महलवाड़ी प्रथा और एक थी रैयतवाड़ी प्रथा। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कितने प्रतिशत भूभाग पे जमींदारी थी, कितने प्रतिशत भूभाग पे महलवाड़ी प्रथा थी और कितने बड़े भूभाग पे रैयतवाड़ी प्रथा थी, या किस क्षेत्र में कौन सी प्रथा थी। तो उसी में एक प्रश्न बनता है कि रैयतवाड़ी प्रथा का जन्मदाता कौन था? हेक्टर मुनरो, टॉमस मुनरो, एलिफिस्टन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है टॉमस या थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो जो था वो भारत में रैयतवाड़ी प्रथा का जन्मदाता था, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी में तत्कालीन गवर्नर एलिफिस्टन ने इसको लागू किया था। इस चीज को ध्यान भी रखेंगे। 14वां कहता है कि भारत में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। भारत में बहुत सारी चट्टानें हैं, तरह तरह के उनका बंटवारा किया गया है। तो आर्थिक दृष्टि से निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिए सबसे महंगा मैंने नहीं लिखा, सस्ता महंगा ऐसा कुछ नहीं, सबसे महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का मतलब उसमें तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। उस आधार पर सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन है? आर्कियन क्रम के चट्टान, धारवाड़ क्रम के चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भारत में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। आगे के प्रश्नों को फिर से फटाफट देख लेते हैं और लास्ट फटाफट जो बचा हुआ प्रश्न है उनको भी। कुमायूं हिमालय का विस्तार है। आपने हिमालय को पढ़ा होगा, हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो ये जो विस्तार है उसको, ये कुमायूं हिमालय का जो विस्तार होगा वो पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब आप काराकोरम से निकलिए और
हिमाचल वगैरह घूमते हुए चले जाइए अरुणाचल प्रदेश तक। तो इस तरह से हिमालय का विस्तार किया गया है। ऐसे यदि हिमालय इस तरह से, तो ये काट काट के बहुत सारी नदियां निकली हैं, तो इस हिमालय, इस हिमालय, इस हिमालय, इस हिमालय का ऐसे करके विस्तार किया गया। तो उसी में एक है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? सतलुज से काली नदी से तीस्ता नदी, सिंधु से काली नदी, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सतलुज से काली नदी। सतलुज नदी से काली नदी तक के विस्तार को कुमायूं हिमालय कहा गया है। काली नदी से तीस्ता नदी तक के विस्तार को नेपाल हिमालय कहा गया है। और तीस्ता नदी से दिहांग और अरुणाचल प्रदेश चले जाइएगा तो वहां तक के हिमालय को अरुणाचल हिमालय कहा जाता है। इस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया। बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि असत्य को चुने। भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित कुछ चीजों को हमने रखा, एक साथ रखा है, देखेंगे। पहला, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग बना था। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग बना था। दूसरा, संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 में अधिनियमित किया। सही है, ये दोनों सही है। सी कहता है संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंध, बिल्कुल राजभाषा से संबंधित उपबंध यहीं पे है। कहता है कि दूसरे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एसएन कोठारी थे। गलत, हमारा उत्तर डी होगा, ये डी गलत है। दूसरे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एसएन कोठारी थे, नहीं, दूसरा राजभाषा आयोग अभी तक बना ही नहीं है। उल्लेख था कि राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन भाषा के विवाद को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया, अभी तक बना नहीं। बाकी सही है। बीजी खेर का याद रखिएगा, पूछता है कि बीजी खेर 1955 में जो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे कि नहीं थे? हाँ, अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 63 में। 17वां प्रश्न है कि भारत में राज्यपाल का मॉडल अपनाया गया है। भारत में राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल होते हैं। ये मॉडल कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ से? तो ये जो हमारे देश में राज्यपाल का जो मॉडल है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो अलग प्रक्रिया है, चुने जाते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा केंद्र से भेज दिया जाता है, कोई चुनता तो है नहीं, राज्यपाल तो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ये जो केंद्र द्वारा नियुक्त हुआ, इसका मतलब हुआ कि राज्यों पर केंद्र का अधिकतम नियंत्रण रहेगा संवैधानिक रूप से। ये मॉडल कनाडा से लिया गया। निम्न में से किसे समाजवाद का भारतीय रूप नहीं मानेंगे? निम्न में से किसे आप समाजवाद का भारतीय रूप नहीं मानेंगे? उग्र समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, नेहरूवादी समाजवाद और समुदायवादी समाजवाद। तो देखिए भारत में ये सब तो समाजवाद का मॉडल रहा है। उग्र समाजवाद को यहाँ प्रश्रय नहीं मिला, या नहीं चला, या नहीं है उग्र समाजवाद। बाकी है लोकतांत्रिक समाजवाद, नेहरूवादी समाजवाद और समुदायवाद। अब इस समुदायवादी समाजवाद क्या होता है, नेहरूवादी समाजवाद क्या होता है? ये समाजवाद के विभिन्न रूप है जिसे बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने अपने अपने मॉडल के अधीन रखा। जैसे समुदायवादी समाज, समुदाय के अधीन या समुदाय को एक साथ रखते हुए आगे बढ़ने का, जिसे हम अपने समुदाय से फलना चिलना ढेकना जो होता है, जिसे आप मोटा मोटी कास्ट राजनीति कह सकते हैं। देखिए भारत के कास्ट राजनीति को या बिहार यूपी के कास्ट राजनीति को बहुत लोग तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। ये उतनी भी तुच्छ दृष्टि से देखने की चीज़ नहीं है जितना लोग दिखलाते हैं, क्योंकि सामुदायिक रूप से बहुत से समाज बहुत पिछड़े हुए थे। यदि वो एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ेंगे या नहीं बढ़ते तो शायद उस स्थिति तक नहीं आ पाते जहाँ वो बने हुए हैं। समझ रहे? हालांकि ये मेरा ओपिनियन है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? त्रिची, लखनऊ, हाजीपुर, इनमें से कोई नहीं। त्रिची तमिलनाडु में, त्रिची तमिलनाडु में राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान है। 20वां प्रश्न है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD, UNO, ABD, ब्रिक्स का? तो सही उत्तर है IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्विकास बैंक का ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया भर के आर्थिक क्रियाकलापों का लेखा जोखा रखते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 20 प्रश्न। सुझाव कैसी है, क्या कमी बेसी है बताएंगे, और हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।